तो उसमें महाराष्ट्र का, दिल्ली का बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि अब रोजाना कोरोना के लगभग 25,000 केसेस सामने आ रहे हैं। लगभग रोज इतने ही केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। आईसीएमआर की एक चिट्ठी से उम्मीद जगी थी कि कोरोना की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अब इसे लेकर एक्सपर्ट कई तरह की बातें कह रहे हैं। कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े तमाम सवाल पर मैंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से डिटेल में बात की। डॉक्टर गुलेरिया से मैंने हर वो सवाल पूछा जो आपके मन में भी आ रहा होगा। आपको जवाब मिलेंगे, देखिए। क्या कोरोना की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च होगी? क्या कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारत तैयार है? कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कैसे होगा? कोरोना वैक्सीन बनाने का काम कितना चैलेंजिंग है? ये तमाम सवाल इस वक्त पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। यही सवाल हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछे। डॉक्टर गुलेरिया ने सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार ढंग से बताए। पहला सवाल यही था कि कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन कब आएगी? कि क्या 15 अगस्त तक वाकई भारत में वैक्सीन आ जाएगा कोरोना का? तो 15 अगस्त तक वैक्सीन आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग टास्क है। ये ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो भारत में बन रही है। कि अगर हमें सब लोगों को वैक्सीन देनी है तो हमें डोजेज जो है वो करोड़ों में चाहिए होंगी, और क्या हम इतने ज़्यादा डोज बना पाएंगे और कितना टाइम लगेगा, इस सारे स्टेप्स में कुछ महीने लगेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आना मुश्किल है। कोई महीना बता सकते हैं कि कब तक, नवंबर एंड, दिसंबर एंड, इस साल के अंत तक क्या वैक्सीन आ जाएगी? तो अगर सब कुछ ठीक रहा, और ये मेरा मानना है कि हमारी सारी एफर्ट्स कामयाब रही, तो मेरा ये मानना है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। पर अगर लगा कि कुछ चीज़ें और हमें करने की ज़रूरत है, वैक्सीन की इम्यूनिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। अब ये समझना ज़रूरी है कि पहले अगर हम देखें, वैक्सीन्स को आने में 5-10 साल लगते थे। सारा प्रोसेस जो है बहुत कंप्रेस किया गया है, और अगर वैक्सीन हमारी अब दिसंबर या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बात तो साफ है कि दिसंबर से पहले कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन आ जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने एक बड़ी बात बताई जो उम्मीद जगाने वाली है। अब ये किया जा रहा है कि हम इसको कैसे शॉर्टन करें, कैसे हम पैरेलल में काम करें। तो फेज 1, फेज 2 हम जल्दी कर लें, फिर साथ साथ ही हम मैन्युफैक्चरिंग की भी तैयारी कर लें, जिसे जैसे ही क्लियरेंस मिले तब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि पहले ये क्लियर हो जाए कि हाँ, यही वैक्सीन कामयाब है, यही वैक्सीन सेफ है, फिर उसके बाद जब हमको परमिशन मिलेगी तब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, वैक्सीन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस दफ़ा कई गवर्नमेंट्स ने ये किया है और कई इंडस्ट्रीज़ ने ऐसे किया है कि हम ये एक गैम्बल लेते हैं, ये अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि साथ साथ ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा देते हैं, जिससे टाइम बच जाए। और लेकिन रिस्क यही है कि आपने इन्वेस्ट किया और मान लो वैक्सीन कामयाब नहीं हुई, तो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो कामयाब नहीं हुई, वो यूजलेस हो गई। लेकिन ये रिस्क लोग ले रहे हैं और इससे टाइम जो है और शॉर्टन हो जाएगा। पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने के काम में आईसीएमआर, पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और हैदराबाद की दवा कंपनी भारत बायोटेक लगे हैं। वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल सफल रहा। अब वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिली है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अब 3 अहम स्टेप पर काम होना है, जिसमें पहला है वैक्सीन के इफेक्ट को देखना। अगर कोई वैक्सीन हम लाना चाहें तो उसके कई फेजेस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं जो हमें पूरी तरह से पूरे करने पड़ते हैं। और पहला फेज तो ये होता है कि हम वैक्सीन, जो अभी हमने एनिमल स्टडीज में देखा है कि ये जो वैक्सीन है ये काम कर रही है, वो ह्यूमंस में कितना काम करती है और कितनी इम्यूनिटी देती है। तो सबसे पहला फेज तो हम ये देखेंगे कि वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है। अगर हम ये देखें कि ह्यूमंस में ये एंटीबॉडी जितना बनाती नहीं और इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं देती, तो फिर वो उसकी एफिकेसी जो है वो कम होगी और वो वैक्सीन कामयाब नहीं होगी। तो पहले फेज में तो हमें ये देखना है कि वैक्सीन जो है वो कितनी इफेक्टिव है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये देखना भी अहम होगा कि वैक्सीन कितनी सेफ है। दूसरा स्टेप आता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है। कई दफ़ा ये देखा गया है कि वैक्सीन से भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं,
और 1960 में मीजल्स की वैक्सीन आई जिसके कारण काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए। RSV वैक्सीन भी थी और वैक्सीन्स भी हैं। कई दफ़ा न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। वैक्सीन अपने आप ही कई दफ़ा वायरस की जो इन्फेक्शन है उसको आज ज़्यादा कर देती है और इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। या वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस्ड रेस्पिरेटरी डिजीज़ एक और सिंड्रोम है जो हो सकता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसके साथ एक बीच में और भी स्टेप है जो हम फेज़ 3 कहते हैं, जो हम ये देखते हैं कि लोगों में चाहे वो एल्डरली हों, जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ हों, उसमें भी वैक्सीन सेफ है। अभी हम हेल्दी लोगों में कर रहे हैं, फिर हम सेफ्टी देख रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि हम ऐसे देखें कि बुजुर्ग में या जिनको तो और कोई बीमारी है उनमें कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत होगी। सवाल पूछा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कितना सेफ है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये जो ट्रायल होगी वैक्सीन की वो हेल्दी लोगों पर होगी। ये लोग क्या खुद वॉलंटियर करेंगे इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, और इनके ऊपर कितना खतरा होगा? जैसे मान लीजिए मैं चाहूं मैं कंट्रीब्यूट करूं इस वैक्सीन के टेस्ट में और मैं अगर हेल्दी हूं तो मेरे ऊपर कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं वैक्सीन कैसे रिएक्ट करेगी। तो बात सही है, तो इसलिए हेल्दी वॉलंटियर्स जो कंसेंट देते हैं उन्हीं से हम फिर ये वैक्सीन लगाते हैं। और हम ऑलरेडी ये जो वैक्सीन है एनिमल स्टडीज कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये वैक्सीन सेफ है, और तभी जो रेगुलेटर है, ड्रग कंट्रोलर है, उससे परमिशन मिलती है कि अब आप ह्यूमंस में ट्राई कर पाएं। तो पहले सेफ्टी डेटा जो है वो एनिमल्स में देखा जाता है और उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सेफ है और इसमें नॉर्मल हेल्दी ह्यूमंस को देने में इसमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बात आपकी सही है कि तब भी जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं जो आगे आएंगे उनको कुछ थोड़ा मिनिमम रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, चाहे लोकल रिएक्शन हो, जहाँ इंजेक्शन लग रहा है, या फिर कोई और सिस्टेमिक इफेक्ट हो। चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वैक्सीन यूजुअली सेफ रहती है। लॉन्ग टर्म इसमें इम्यूनिटी कितनी है वो भी आगे सबको फॉलो अप करके देखना पड़ेगा। आपको आज इंजेक्शन लगा तो फिर कुछ दिन बाद रेगुलरली ब्लड देना पड़ेगा कि आपके ब्लड में अब इसकी इम्यूनिटी आई है या नहीं है, और वो सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा टाइम लगता है, एकदम कुछ हफ्तों में वैक्सीन आना तो मुश्किल है। वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल कैसे होगा, क्या टेस्ट किया जाएगा? डॉक्टर कुलेरिया ने इसके बारे में भी डिटेल में बताया। वॉलंटियर्स से बात की जाएगी, हेल्दी वॉलंटियर्स जो जिनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है जिससे साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा हों, और उनको फिर इंजेक्शन लगाया जाएगा, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा देखने के लिए कि अब इंजेक्शन के कुछ दिन बाद वैक्सीन से उनके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ी है या नहीं कोविड के अगेंस्ट। और अगर हम ये देखेंगे कि हाँ अब इम्यूनिटी अच्छी आ रही है, तो दूसरा ये देखने की ज़रूरत है कि इम्यूनिटी कितनी देर रहती है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए हेल्दी लोगों में, और वो इम्यूनिटी है सस्टेनेबल होनी चाहिए। यूजुअली जो वैक्सीन हैं सस्टेन्ड इम्यूनिटी देती हैं जो 1-2 साल तक रहती है एटलीस्ट। तो ये उम्मीद है कि जब हम ये वैक्सीन ट्राई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम देख पाएंगे कि अच्छी इम्यूनिटी दे रही है और इसकी सस्टेनेबल इम्यूनिटी। वैक्सीन बन भी गई तो 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में एक चैलेंज ये भी होगा कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन का प्रोडक्ट